किनारों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, किनारों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 28 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री यानी इतिहास के एग्जाम के लिए वायरल टॉप 30 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस फुल एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस जैक के फेवरेट क्वेश्चंस हैं और जैक की तरफ से ये क्वेश्चंस बार बार यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी जैक बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस है। ठीक है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखना है ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपके 100+ क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं और साथ ही 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब लगातार हिस्ट्री की वीडियोस अपलोड होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को पहले लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। ठीक है, Which place is famous as Mound of Dead in Indus civilization? यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा प्लेस है जो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, पूरा फेमस है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने वादा किया कि एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। यानी ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका 100+ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हो जाएगा। बस पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और एक एक बात को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले मैं मोहनजोदड़ो के बारे में बताता हूं। बस एक ट्रिक याद रखिएगा, मोर। क्या? मोर। ठीक है, मोर ट्रिक्स आप ये याद कर सकते हैं, मो से मोहनजोदड़ो, रा से राखलदास बनर्जी। याद रखिएगा, मो से मोहनजोदड़ो, रा से राखलदास बनर्जी। यानी मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब? 1922 में की थी। याद रखिएगा, कब की थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और एक ट्रिक याद रखिएगा, मोसी। कौन सा ट्रिक? मोसी। ठीक है, मोसी से क्या याद होगा दोस्तों? याद रखिएगा, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यानी ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहां है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यानी मोर की मोसी। किसकी मोसी? मोर की मोसी। ये ट्रिक याद रखिएगा, मोर की मोसी। मो से मोहनजोदड़ो, रा से राखलदास बनर्जी। यानी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोर की मोसी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। यानी ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? किस रिवर के किनारे स्थित है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, ये जो मोहनजोदड़ो है सर, ये सर कहां है? ये भारत में है या फिर पाकिस्तान में या श्रीलंका में? याद कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? वो भी मोहनजोदड़ो है। ठीक है, देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे फेमस, सबसे बड़ा नगर वो कौन सा है? सबसे पुराना पूरा स्थल भी मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का कभी मीनिंग आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है सिंधी भाषा में, उसे हम कहते हैं मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला या फिर शवों का टीला। ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो का जो मीनिंग है इसका होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला या फिर शवों का टीला। ठीक है, याद रखिएगा, यानी माउंड ऑफ डेड। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सर क्या क्या मिला है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, याद रखिएगा, एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल मालगोदाम मिला है, लगभग 700 कुआं। कितना कुआं? लगभग 700 कुआं भी मिला है, सुनियोजित जल निकास प्रणाली भी देखने को मिला है और पुरोहित राजा का मूर्ति भी मिला है। तो इतना फेमस है मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर करवा दिया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ये जो महाभारत का युद्ध था दोस्तों, याद रखिएगा 18 डेज यानी 18 डेज तक चला था, 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सर इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो एक एक नोट कर लीजिए। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी अगर आपसे पूछे तो आप लोग याद रखिएगा, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। किसने? महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। संस्कृत लैंग्वेज में यह महाभारत लिखा गया था। ठीक है, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। वेरी गुड, कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक। किस मैदान में हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। ठीक है, कुरुक्षेत्र के मैदान में यह जो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। ये महाभारत का सर दूसरा नाम हो सकता है, एकदम हो सकता है। इस महाभारत का दूसरा नाम है पंचम देव। ठीक है, याद रखिएगा पंचम देव। क्या कहा जाता है? पंचम देव कहा जाता है महाभारत को, याद रखिएगा पंचम देव। ठीक है, महाभारत का नाम है। ठीक है, दूसरा नाम है पंचम देव। सर इसको कैसे याद रखें? देखिएगा पांडव कितने थे? पौ से पांडव, 5 पांडव थे तो पंचम। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, चलिए आप लोग बताइए कि वेदों की संख्या कितनी है, यानी वेद कितने हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? रामायण की रचना किसने की? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का बात यहां पे हो रहा। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कहां हुआ था? यहां पर जो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, कब नहीं पूछा गया है, कहां हुआ था। मैं आपको दोनों बता दूंगा, कब हुआ था, कहां हुआ था। ठीक है, 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वादा किया आपसे कि एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा जो आने लायक क्वेश्चंस है वो भी आपको करवाते जाएंगे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कब, कहां, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहां पूछा है कहां हुआ था, याद रखिएगा लुम्बिनी में। कहां? लुम्बिनी में, ऑप्शन जो बी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध वाज बोर्न एट लुम्बिनी। ठीक है, सर ये लुम्बिनी कहां है? याद रखिएगा नेपाल में है। ठीक है, किस देश में है? नेपाल में। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको समझाने वाला हूं। बौद्ध धर्म के जो फाउंडर है यानी संस्थापक है, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्या? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो यानी आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो 3 चीज याद रखिएगा। हो सकता है लुम्बिनी की जगह आपको नेपाल मिले, हो सकता है नेपाल की जगह आपको कपिलवस्तु मिले, तो 3 नाम याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल देश के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और आप सही पता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे मिली थी? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश कहां दिया था? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये आप लोग को करेक्ट आंसर बताना होगा। जिसका भी करेक्ट आंसर होगा मैं लाइक जरूर करूंगा। ठीक है, कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे ज्यादा उपदेश दिया था, यह भी आपको बताना होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? हु वाज द थर्ड रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर? ठीक है, थर्ड रूलर पूछा है। यानी इस तरह जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, यानी तीनों आपको करके जाना। तीनों क्या, मैं तो बताता हूं कि अंतिम भी करके जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, यानी इस 30 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 100+ क्वेश्चंस कराने का जो मैंने वादा किया है वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बहुत डिमांड था सर आप इतिहास पढ़ाइए, आप सर इतिहास पढ़ाइए। ठीक है, तो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इतिहास का अब लगातार वीडियोस अपलोड होने वाला है। बशर्ते आप लोग इस वीडियो को 500+ लाइक देकर प्यार दीजिए और सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, मैं वादा करता हूं इतिहास का सिलेबस मैं जल्द कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, तो याद रखिएगा सम्राट अशोक। कौन? सम्राट अशोक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक इज द करेक्ट आंसर।
तो सर प्रथम कौन था? तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का यानी मौर्य एम्पायर का फाउंडर या फिर प्रथम यानी फर्स्ट रूलर कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक या संस्थापक पूछे तो आप लोग टिक कीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये मौर्य साम्राज्य का प्रथम और फाउंडर भी थे, यानी संस्थापक भी थे और प्रथम शासक भी चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो सर द्वितीय कौन था? द्वितीय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बने। कौन बने? बिंदुसार। ठीक है, ये द्वितीय बने और उसके बाद इन्हीं का बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक जो है तृतीय शासक बने। ठीक है, याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य के तृतीय और सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक थे। मौर्य वंश का अगर अंतिम शासक पूछे तो याद रखिएगा बृहदत्त। ठीक है, लास्ट एम्पायर पूछे, याद रखिएगा लास्ट रूलर पूछे आपसे मौर्य एम्पायर का तो याद रखिएगा बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था जिसके वजह से सम्राट अशोक पूरी तरह से बदल गए थे। ठीक है, तो ये जो कलिंग युद्ध हुआ था इसका जो वर्णन ये किस अभिलेख में मिलता है ये आप लोग को बताना होगा। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म को स्वीकार किया था ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चंस अच्छे से नहीं दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यानी गुप्त राजवंश के, यहां पर गुप्त राजवंश है। ठीक है, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विच किंग ऑफ गुप्ता, ठीक है, कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए समुद्रगुप्त को। किनको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों कहा जाता सर? तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था, पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ठीक है, किस भगवान की पूजा करते थे? विष्णु भगवान के। ठीक है, ये जो समुद्रगुप्त है इसको जो है म्यूजिक यानी संगीत बहुत ही पसंद था। ठीक है, याद रखिएगा संगीत प्रेमी था ये। उन्हें सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बताइए गुप्त राजवंश के किस शासक को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि थे यानी राजकवि थे उनका नाम था हरिसेन था, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की थी। याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वो समुद्रगुप्त के जो दरबार के कवि थे यानी राजकवि थे हरिसेन ने की थी, वो भी संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये था कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? ये क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि अल-बिरूनी जो है ये किसके साथ भारत आया था? ये आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। पता है ये जो अल-बिरूनी है एक फेमस बुक लिखा है जिसका नाम है किताब उल हिंद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जैक की तरफ से। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक के हिंद या भारत की खोज के नाम से जानते हैं, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, अल-बिरूनी की कृति जो है किताब उल हिंद सरल एवं सिंपल एवं स्पष्ट अरबी भाषा में लिखा एक महान ग्रंथ है। यह एक विस्तृत ग्रंथ थे। ठीक है, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज एवं प्रथाओं को जो है आदि विभिन्न विषयों पर 80 चैप्टर्स में विस्तार में लिखा गया। ये जो अल-बिरूनी की जो किताब है जिसका नाम है किताब उल हिंद, ये लगभग 80 चैप्टर्स में लिखा गया है। ठीक है, अल-बिरूनी जो है 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, कहां? भारत। याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बीजक, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ठीक है, बीजक इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ हुम, यानी किनका है, किनका आपको उपदेश मिलेगा, किनका टीचिंग मिलेगा बीजक बुक में? तो याद रखिएगा कबीर का। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कबीर के जो वाणियों का जो संकलन है यानी संग्रह है बीजक में है। कहां है?
बीजक नाम से प्रसिद्ध है ये किताब। ठीक है, इसमें कबीर जो बोले हैं इसमें वो कलेक्शन के रूप में इसमें स्टोर है। ठीक है, बीजक के 3 पार्ट्स है, 3 भाग है, आप सही पता होना चाहिए। बीजक के 3 भाग है, पहला रमेनी, दूसरा सबद और तीसरा साखी। ठीक है, कबीर जो है मूर्ति पूजा के विरोध थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, एकदम विरोध में थे। ठीक है, मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है यदि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अगर पत्थर पूजा करने से अगर भगवान मिल जाएगा तो मैं पहाड़ का पूजा करूंगा, ये कबीरदास कहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हु वाज द राइटर ऑफ द बुक अमुक्तमाल्यद? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी आपको टॉप 20 बुक का क्वेश्चंस करवा चुका हूं। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में मैंने इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट 20 किताब और उनके राइटर का नाम मैंने ऑलरेडी कराया है। ठीक है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, हिस्ट्री का भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कौन थे भाई? याद रखिएगा, कृष्णदेव राय। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, आप सही पता होना चाहिए। जो कृष्णदेव राय है ये तुलु वंश के जो कृष्णदेव राय है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने जो अमुक्तमाल्यद जो बुक लिखा है ये तेलुगु भाषा में लिखा है। कौन सा भाषा में लिखा है? तेलुगु भाषा में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? क्या है क्वेश्चन? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, कब और किसने की थी? और ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये किस नदी के किनारे स्थित था? ये भी आप लोग कमेंट बताइएगा। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? जजिया कर, जजिया कर होता क्या है सर? ये जो जजिया टैक्स है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता है, यानी जिम्मियों से लिया जाता है। किन से लिया जाता है? जिम्मियों से। सर जिम्मी का मतलब, जिम्मी मतलब होता है, याद रखिएगा, गैर मुसलमान। और गैर मुसलमान कौन था? हिंदू। ठीक है, यानी हिंदुओं से लिया जाता था। उस टाइम मुगल वंश का शासन चल रहा था तो जजिया टैक्स लिया जाता था। ठीक है, यानी गैर मुसलमानों को टैक्स देना पड़ता था, यानी हिंदुओं को यह टैक्स देना पड़ता था। ये जो टैक्स है ये हिंदुओं से हटा दिया, और हटा के कौन महान बना? अकबर। याद रखिएगा, अकबर ने। सर ये अकबर जो है जजिया कर को हटाया, कब हटाया सर? तो ये हटाया था 1564 में, 1564। सर इससे पहले 1563 को कुछ हटाया था? एकदम हटाया था। 1563 को इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, याद रखिएगा। उसके बाद जजिया कर को हटाया, इसीलिए ना अकबर बहुत महान है। ठीक है, ये हिंदुओं के फेवरेट थे, मुसलमानों के भी फेवरेट थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो सम्राट अकबर है ये सबसे पहले 1563 में तीर्थ यात्रा, ये जो तीर्थ यात्रा करने के लिए जो हिंदू लोग जाते थे तो टैक्स लगता था पहले, वो टैक्स को भी 1563 में अकबर हटा दिए, और 1564 में जजिया कर को भी हटा दिया। ठीक है, इसलिए जो अकबर है ये महान कहलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। बुलंद दरवाजा, ये भी अकबर से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुलंद दरवाजा आप लोग नाम सुने होंगे। वेयर इज बुलंद दरवाजा सिचुएटेड? यानी ये जो बुलंद दरवाजा है ये कहां है? ये है फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी, इसको जो है अकबर राजधानी भी बनाया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा कहां है? ये है फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? जब वो गुजरात जीता था। याद रखिएगा, ये जो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बुलंद दरवाजा क्यों बनाया था? क्योंकि उन्होंने गुजरात जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? खाली बंगाल और बिहार ही नहीं, याद रखिएगा उड़ीसा में भी। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, कब लागू किया गया था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल,
बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब की गई थी? 1793 में, यानी 1793 में। याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं वादा किया हूं आपको 100+ क्वेश्चंस इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तरीका भी चेंज होता है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रीय कांग्रेस के मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर, कितना? 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885, 1885 में, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और याद कर लीजिएगा सर, इसके फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, ठीक है। आगे से क्वेश्चन भी है, ठीक है, मैं करवाने वाला हूं। तो ये जो ए ओ ह्यूम है, ए ओ ह्यूम जो है, ये कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे, फाउंडर थे। तो सर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला प्रेसिडेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा, तो इस पार्टी से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग आराम से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? तो याद रखिएगा इस पार्टी का गठन CR दास, कौन? CR दास। फुल फॉर्म पूछे तो चित्तरंजन दास। याद रखिएगा CR दास का मतलब होता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी। यानी इस पार्टी का जो संस्थापक थे CR दास भी थे और मोतीलाल नेहरू। CR दास बोले तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी की जो है स्थापना 1 जनवरी, लिख लीजिएगा 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। कल ही पार हुआ 1 जनवरी, आप लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाए होंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग का पढ़ने का टाइम है, ठीक है। बस कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम को, एकदम आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए, ताकि बेस्ट रिजल्ट दे पाए, ठीक है। मैं भी आज से लग गया हूं, कल सबने 1 जनवरी मनाया, आज से जो है हम लोग मेहनत करेंगे एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है, ताकि बेस्ट रिजल्ट हो। तो 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। याद कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो डी दिखाई दे रही है ना, बी और सी दोनों, ठीक है, बी और सी दोनों इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना गांधी जी का सारा आंदोलन करके जाना है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सब क्वेश्चंस करके जाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी करना है, ऑब्जेक्टिव भी करना है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। यानी सहयोग ही नहीं करना है, किसको सहयोग नहीं करना? अंग्रेजों का कोई भी सहयोग करना ही नहीं है, ना उन लोगों का वस्तु खरीदना है, ना उन लोगों को टैक्स देना है, ना उन लोगों का ड्यूटी करना है, ना उन लोगों के स्कूल में पढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना। उन लोगों को सहयोग ही नहीं करेंगे तो उन लोग आगे कैसे बढ़ेगा भाई? तो इसी आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, ठीक है। याद रखिएगा इसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। सर ये असहयोग आंदोलन हुआ कब था? 1 अगस्त 1920 में, 1920 में, ठीक है। 1 अगस्त 1920 में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, महात्मा गांधी, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है ये एक जन आंदोलन था। यह आंदोलन अहिंसक था, यानी किसी भी टाइप का हिंसा नहीं करना था, जिसमें भारतीयों को क्या करना था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। यानी कोई भी विदेशी चीज हम लोग को खरीदना नहीं है, अंग्रेजों का कोई चीज हम लोग को लेना भी नहीं है, ना ही उन लोग को टैक्स पे करना है, कर भी नहीं देना है। भारतीयों को अपनी उपाधियों का त्याग करना था, ठीक है। क्या करना था? त्याग करना था। सरकारी स्कूल, अदालत, परिषद और चुनाव का क्या करना था? बहिष्कार करना था। यही था असहयोग आंदोलन, किसी भी टाइप का अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? आप सही पता है
ये जो भारतीय संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक आप सही पता होना चाहिए 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को 1950 में। ठीक है, ये सब कर लीजिएगा। आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान का जनक, ठीक है, यानी हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों को बताना है। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, ठीक है, ट्विन कैपिटल, जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप सही पता है 2 फेमस जगह जिसे हम कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आप सही पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया जगह का नाम था हड़प्पा 1921 में। ठीक है, और उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लेकिन सबसे फेमस जगह निकला मोहनजोदड़ो, सबसे प्रसिद्ध जगह निकला मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर निकला मोहनजोदड़ो। ऐसा क्यों? यहां से बहुत चीजें मिली। मैंने बताया ना, विशाल स्नानगर, विशाल माल गोदाम, ठीक है, यहीं से मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, कभी महाभारत पूछता है, कभी भीष्म पितामह के द्वारा कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया ये पूछता है, कभी मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया ये पूछता है। तो महाभारत पूछे, मनुस्मृति पूछे या भीष्म पितामह पूछे, आप बस याद रखिएगा 8 प्रकार के विवाह। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में, कितने चैप्टर्स में? 102वें अध्याय में भीष्म पितामह के द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, जिसमें 4 प्रकार के विवाह जो है प्रथम वाला अति उत्तम था, और 4 प्रकार जो नीचे वाला विवाह था वो एकदम निंदनीय था। ठीक है, 8 प्रकार का विवाह मैं डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप में। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? ठीक है, गोल्ड कॉइन्स जो है सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंडिया में किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। ठीक है सर, ऋषभदेव। देखिए, जैन धर्म में टोटल जो तीर्थंकर थे, याद रखिए 24, याद रखिएगा टोटल तीर्थंकर कितने थे? 24। कितना? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, याद रखिएगा 24। ठीक है, तो पहला याद कीजिएगा, 23वां याद कीजिएगा और 24वां। पहला कौन था? पहला था ऋषभदेव। ठीक है, इसलिए जैन धर्म के संस्थापक पूछे या प्रथम तीर्थंकर पूछे, आप लोग टिक कीजिएगा ऋषभदेव। सर 23वां कौन था? 23वां था पार्श्वनाथ, जिनके नाम पर झारखंड का सर्वोच्च चोटी पारसनाथ रखा गया, याद रखिएगा। तो 23वां था पार्श्वनाथ, और 24वां और अंतिमवां पूछे तो वो था वर्धमान महावीर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला कौन था? ऋषभदेव। 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। और 24वां और अंतिमवां कौन था? महावीर, याद करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग फटाक से भोपाल मत टिक कर दीजिएगा। ठीक है, जिला पूछा है, तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। किस जिले में? रायसेन। ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, रायसेन। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? मैंने बताया ना, अल बिरूनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो किताब उल हिंद था ये किस भाषा में इसकी रचना की गई थी? तो आप सभी पता होना चाहिए, अरबी में लिखी गई थी। किसमें? अरबी भाषा में। ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर। मैंने बताया था ना, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये जो फेमस बुक लिखा है किताब उल हिंद, जिसका दूसरा नाम है ताकीक ए हिंद या भारत की खोज, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दारगाह, दारगाह बहुत पूछा जाता है। ठीक है,
तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो कहां स्थित है? तो ये भाई अजमेर में। सर अजमेर कहां है? राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला जो भूमिदान है वो क्या कहलाता? ठीक है, तो ये जो भूमिदान दिया जाता था विजयनगर साम्राज्य में किन्हें? असैनिक और सैनिक सेवा के लिए, तो इसे कहा जाता था अमरम। क्या कहा जाता था? अमरम। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को दी जाने वाली भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था। अमरम शब्द का मतलब ही होता है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, टोबैको पर जो है कौन बैन लगा दिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जहांगीर। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। तो सर ये अकबर तो सेवन किया था। सबसे पहले जो मुगल सम्राट है अकबर, ये तंबाकू का सेवन किया था, और तंबाकू को बैन कौन लगा दिया? जहांगीर। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन किया था, तब आप लोग अकबर टिक कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, तो इसका आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, दोनों कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए ये है मेरा प्रोफाइल पिक, मेरा नाम है अनिमेश सर। आप इंस्टा में अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, पूरा नाम है मेरा अनिमेश चक्रवर्ती। ठीक है, तो आप ये सर्च कीजिएगा, तो आप इंस्टा में मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आप हमें एकदम मैसेज कर सकते हैं, वहां पर इंस्टा में मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आइन ए अकबरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइन ए अकबरी और दूसरा बुक है अकबरनामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, दोनों को करके जाना है, और दोनों कितने कितने भागों में बांटा गया ये भी आपको करके जाना है। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये भाई 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, कितने सेक्शंस में बांटा गया है आइन ए अकबरी को? 5 भाग में। ठीक है, देखिए अकबरनामा को 3 भाग में बांटा गया। अकबरनामा मैन बुक है। ठीक है, याद रखिएगा अकबरनामा जो अबुल फजल लिखे हैं, देखिए दोनों ही बुक अबुल फजल ने ही लिखा है। आईने अकबरी के लेखक पूछे या अकबरनामा के लेखक पूछे, दोनों के लेखक अबुल फजल ही है। अकबरनामा को 3 भाग में बांटा गया। 3 भाग में किसको बांटा गया? अकबरनामा को। ठीक है, अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम 2 भाग है वो हिस्ट्री है यानी इतिहास है, और तीसरा भाग का नाम ही है आइन ए अकबरी। ये आइन ए अकबरी और कुछ नहीं दोस्तों, अकबरनामा बुक का ही तीसरा भाग है। ठीक है, और ये आइन ए अकबरी को 5 भाग में बांटा गया है, कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, याद कर लीजिएगा 31 दिसंबर को 1600 में। ठीक है, 1600 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? पूरा डेट के साथ याद कर सकते हैं, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था जब ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 का? तो याद कर लीजिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो इस पार्टी के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है ताकि ये क्वेश्चंस आपका ना छूटे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? घोषणा कब की थी ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया 20 फरवरी 1947 में। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सही पता होना चाहिए, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को।
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी परमानेंट, ठीक है, जो है अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो बाद में जाकर भारत के प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये कौन बने? आप सभी पता है, ये प्रथम प्रधानमंत्री बने भारत के। और ये जो आप देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये जो वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं, ये कौन था? ये आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पूछे तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। ये था दोस्तों आज का टॉप 30 VVI MCQ टाइप क्वेश्चन जो जैक की तरफ से बार बार रिपीटेड होते हैं। और साथ ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए आप सभी को, एकदम 100+ क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया। आप लोगों को इतिहास पढ़ के मेरे साथ कैसा लगता है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इतिहास का वीडियो आप लोग चाहते हैं इस तरह, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। आप लोग कितना लाइक पहुंचाना है? 500+ लाइक इस वीडियो में देना है, ताकि मैं समझूं कि हाँ मेरे द्वारा इतिहास आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।